हेलो लर्नर्स, हम लोग पीसीएस, आरओ तथा अन्य सभी एग्जाम के लिए सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज कंप्लीट एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सभी कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू को डिस्कस किया है, जिसकी एक प्लेलिस्ट है, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। ये सीरीज़ आने वाले पीसीएस तथा आरओ एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी और इन्वायरमेंट के आपको 99% क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेंगे एक्सेप्ट करंट अफेयर्स। आज हम लोग ज्योग्राफी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है। तो ये है बेंगलुरु। नेक्स्ट है भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजीम है। तो ये है म्यांमार के साथ। और इस सीमा के अंतर्गत दोनों तरफ जो रहने वाली ट्राइब्स हैं वो बिना वीज़ा के एक दूसरे देश के अंदर 16 किलोमीटर तक यात्रा करने की अनुमति भी प्राप्त है और ये 2018 से लागू है। नेक्स्ट है भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी है और सबसे पश्चिमी है। तो सबसे पूर्व में क्या मिलेगा, ये मिलेगा अरुणाचल प्रदेश एंड सबसे पश्चिम में मिलेगा गुजरात। यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है ईटानगर। इसका गठन हुआ था, ये गठन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गठन का क्वेश्चन आता है पीसीएस में और सीक्वेंस में लगाने को आता है। 4 स्टेट दे देगा और उसमें पूछेगा इनमें से सबसे पहले किसका गठन हुआ था तथा सबसे बाद किसका गठन हुआ था। तो अरुणाचल प्रदेश का गठन होता है 20 फरवरी 1987 को। कब? 1987 को। अच्छा, 1986 को क्या होता है, ये हम लोगों ने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़ा था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है। तो उसी के जस्ट एक साल बाद अरुणाचल प्रदेश का गठन कर दिया जाता है, तो इससे हम लोग याद रखेंगे। और गुजरात की बात करें तो इसकी कैपिटल है गांधीनगर और इसका गठन होता है 1 मई 1960 को और यह भारत का सबसे पश्चिमी शहर है। तो गुजरात का गठन कब होता है? 1 मई 1960 को। याद रखेंगे 1861 में कौन सा एक्ट आता है भारत में? भारत परिषद अधिनियम, और इसी के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है 1861 के तहत। तो इसी के बाद हम लोग इसी से याद रखेंगे 100 साल बाद 1960 में गुजरात का गठन कर दिया जाता है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है। तो यह है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी और ये इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है और इसी के समय को मानक समय भी माना जाता है। और यह समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। कितना? 5.5 घंटा। ग्रीनविच मतलब कि लंदन से। और ग्रीनविच में दोपहर के जब 12 बजे होते हैं तो उस टाइम पे भारत में कितना 5.5 घंटे के अंतर होता है, मतलब कि 5:30 बजे होंगे। और भारत की जो प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? पहले तो हम बात करेंगे यूपी आता है इसमें, उसके जस्ट नीचे यूपी से सटा हुआ है कौन सा? एमपी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कौन सा? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ भी यूपी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। एंड देन छत्तीसगढ़ से ही सटा हुआ है क्या? ओडिशा, फिर आंध्र प्रदेश। तो याद रखना है यूपी से सटे 2 राज्य कौन कौन मिलेंगे? एमपी मिलेगा, छत्तीसगढ़ मिलेगा। और छत्तीसगढ़ से ही जुड़ा हुआ राज्य मिलेगा ओडिशा, ओडिशा से जुड़ा हुआ राज्य मिलेगा कौन सा? आंध्र प्रदेश। तो इसमें झारखंड और तेलंगाना नहीं है, ये ऑप्शन में दे के पूछता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। तो ये है भारत और चाइना के बीच में। और यदि हम बात करें भारत और पाकिस्तान की तो इसके बीच है रेड क्लिफ सीमा रेखा। नेक्स्ट है उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत से नहीं लगता है। तो ये हो जाएगा अल्मोड़ा। नेक्स्ट है 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में बनता है। ये बनता है विंध्य प्रदेश। और इसी के बाद आता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, इसी के तहत विंध्य प्रदेश को एमपी में मिला दिया जाता है। नेक्स्ट है भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कह रहा है कि भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। तो ये गलत है क्योंकि भारत विश्व का छठा नहीं 7वां सबसे बड़ा देश है। दूसरा कह रहा है कि संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि कर्क रेखा देश के बीच से होकर गुजरती है, जो कि अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। तीसरा भी सही है। कर्क रेखा भारत को बीच से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा की बात करें तो जो भारत में माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे। तीसरा कह रहा है कि भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। तो चौथा गलत हो जाएगा क्योंकि भारत पूरी तरह से उष्ण नहीं, ये उष्ण और उपोष्ण दोनों में है। तो इसका सही होगा 2 और 3। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। बात करा एरिया वाइज, अगर जनसंख्या में बात करें तो जनसंख्या में पहला हो गया है। संसार का 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। और कर्क रेखा मतलब कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये देश के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो कि जो अक्षांशीय विस्तार है उसको 2 बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? गुजरात। एंड देन राजस्थान, एमपी है। फिर आता है छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम।
याद रखिए ईस्टर्न में मेघालय और मणिपुर से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये शेयर करती है मिजोरम के साथ। तो इसमें कौन कौन सा, गुजरात आएगा, फिर आएगा राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। और यदि बात करें देशांतरी विस्तार की तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। और भारत का जो विस्तार है उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। नेक्स्ट है म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। तो म्यांमार के साथ भारत की अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम सीमा साझा करता है। और मिजोरम से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और भारत और म्यांमार के बीच की कुल लंबाई है 1643 किलोमीटर। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील मतलब किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली है, तो ये हो जाएगी 12 समुद्री मील, मतलब कि 12 नॉटिकल मील। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21.9 किलोमीटर। और संलग्न क्षेत्र की बात करें, संलग्न क्षेत्र ये आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक विस्तारित है। तथा अनन्य आर्थिक जोन मतलब कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक फैला है। और 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1.8 मील। और 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के मध्य समुद्री सीमाएं निर्धारित करने के लिए अनक्लोज मतलब कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी समझौता हुआ था। नेक्स्ट है भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है, यह है मैकमोहन। नेक्स्ट है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के किन जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है, तो इसमें हो जाएगा कच्छ, गुजरात का डिस्ट्रिक्ट। तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का जो कच्छ है ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और जिलों के यदि बड़े से छोटे का क्रम बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है, कच्छ है। सेकंड पर आता है लेह, लेह कई बार पूछा गया PCS में, तो ये भी याद रखेंगे, सेकंड बड़ा है ये। थर्ड पर आता है जैसलमेर एंड फोर्थ पर आता है बाड़मेर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती हैं, तो मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनी कॉय द्वीप में तो पाई जाती है, लेकिन कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कैम्बे की खाड़ी कहाँ पे है, गुजरात में है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताना है। तो सबसे ज़्यादा विस्तार किसके साथ है और सबसे कम विस्तार किसके साथ है। तो सबसे कम किसके साथ है, ये है नेपाल के साथ, फिर है पाकिस्तान के साथ एंड थर्ड पर है चाइना। और सबसे ज़्यादा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो भारत अपनी स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किसके साथ शेयर करता है, तो ये हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। कितना है, ये है 96.7 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किन राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, ये है गुजरात की। तो सेकंड पर आता है आंध्र प्रदेश, फर्स्ट पर है गुजरात, थर्ड पर है तमिलनाडु एंड फोर्थ पर है केरल। और द्वीपों समेत देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, 7516 किलोमीटर। और भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है राजस्थान मरुस्थल या फिर थार डेजर्ट निम्नलिखित में से किसका विस्तार है, तो ये प्लीस्टोसीन तथा अभिनव जमाव का विस्तार है। और ये PCS प्री के 2018 में पूछा भी गया है। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है, तो ये हो जाएगा यूपी के सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो यूपी किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, छत्तीसगढ़ के साथ, MP के साथ, राजस्थान के साथ, हरियाणा के साथ, दिल्ली जो कि यूनियन टेरिटरी है, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड और बिहार के साथ, साथ में ये झारखंड के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा है, तो यह है बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ। और भारत के निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान आता है, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश हैं। और 2 समुद्री सीमावर्ती हैं कौन कौन से, एक तो है श्रीलंका, दूसरा है मालदीव। और जो भारत की जो स्थलीय सीमा है ये उत्तर में नेपाल, चाइना और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में है पाकिस्तान एंड पूर्व में है बांग्लादेश और म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में है भूटान। और भारत की सीमा से सटे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, 7 है। भारत में 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि पड़ोसी देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं। और भारत में 9 राज्यों एवं 4 UT प्रदेशों की सीमा समुद्री तट से लगी है। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है, तो यह है कनाडा की। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चाइना 3 देशों से मिलती है, तो यह हो जाएगा सिक्किम। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है, तो यह है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और यदि हम बात करें 38 समानांतर रेखा, तो ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। 49 समानांतर रेखा USA एंड कनाडा के बीच में। मैकमोहन लाइन भारत और चाइना के बीच में। भारत का सबसे बड़ा
संघ राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा दिल्ली। और जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली भारत का सबसे बड़ा यूटी है। यदि बात करें क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल में आता है अंडमान तथा निकोबार। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ये है गुजरात। और न्यूनतम तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा गोवा। कर्क रेखा, कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये अभी हम लोगों ने देखा एमपी से होकर गुजरती है, त्रिपुरा से तथा मिजोरम से। कितने राज्य है टोटल? 8 राज्य। कहाँ से शुरू होता है? शुरू होता है गुजरात से। तो गुजरात आ जाएंगे पहले हम लोग, एंड देन कौन सा राज्य आएगा? राजस्थान आएगा, फिर आएगा एमपी, एंड देन छत्तीसगढ़, फिर आएगा झारखंड, फिर आएगा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो ये है बांग्लादेश के साथ। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय या फिर स्थलीय सीमा ये हो जाएगी बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। तो यदि बात करें बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं, तो इसमें आएगा असम, मेघालय, मिजोरम जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल। तो त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल से तो कर्क रेखा होकर गुजरती है। और ये तीनों भी साथ में असम और मेघालय बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। चाइना की बात करें तो इसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। पाकिस्तान के साथ गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है और जम्मू कश्मीर साथ में लद्दाख भी है। नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ है यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा उत्तराखंड। म्यांमार के साथ कौन कौन से है? इसके साथ है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम तथा मणिपुर। मिजोरम बांग्लादेश के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। मिजोरम से कर्क रेखा भी होकर गुजरती है मिजोरम, और म्यांमार के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। भूटान की बात करें तो इससे आएगा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम तथा अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान के साथ लद्दाख जो कि यूनियन टेरिटरी है, इसका पाक अधिकृत क्षेत्र आता है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप, ओनली 32 वर्ग किलोमीटर का है। और सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की गई है। और जनसंख्या में बात की जाए तो दिल्ली आएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा सिक्किम भी बाउंड्री शेयर करता है, अरुणाचल भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है, लेकिन मेघालय नहीं करता है। भारत के कुल भूभाग का कितना परसेंट क्षेत्र राजस्थान में है? तो ये हो जाएगा 10.4% क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, करेक्ट है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं है, ये है 28। तो भारत में प्रेजेंट में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों मिलते हैं? तो हो जाएगा कन्याकुमारी। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में है। और कन्याकुमारी को ब्रिटिश काल में केप कमोरिन के नाम से जाना जाता था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? यह है 7 नंबर पर है, जनसंख्या में पहले नंबर पर है। और क्षेत्रफल में बात करें तो टॉप पर कौन है? रसिया है, जो कि एक एशियन कंट्री है। कनाडा नॉर्थ अमेरिका में आएगा, फिर आएगा थर्ड पर चाइना, एंड फोर्थ पर यूएसए, फिर आएगा ब्राज़ील, 6 पर आएगा ऑस्ट्रेलिया, 7 पर भारत एंड 8 पर अर्जेंटीना। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृत प्रदेश कौन सा है? ये हो जाएगा दक्षिण का पठार। और दक्षिण का पठार की बात करें तो यह आर्कियन क्रम की चट्टानों से निर्मित है, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। और भारत के उत्तरी मैदान की बात करें तो इसके अंतर्गत सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के मैदान भी शामिल है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो हो जाएगा मणिपुर। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सा? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारतीय मानक समय इसका स्थानीय समय है, तो ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ये हम लोगों ने भी डिस्कस किया है। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये है पूर्वी भाग में। दंडकारण्य में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो आधुनिक छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्वी दक्षिणी भाग के ही साथ इसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के निकटवर्ती भी क्षेत्र शामिल हैं। भारत में प्राचीनतम समूह की शैल कौन सी है? तो इसमें आएगा आर्कियन तंत्र की चट्टानें। और दक्षिण का पठार आर्कियन तंत्र से ही निर्मित है। और इन चट्टानों का बहुत अधिक रूपांतरण होने से इनका मौलिक रूप नष्ट भी हो चुका है। आर्कियन क्रम की चट्टानें की ये रवेदार हैं, इनमें जीवाश्म नहीं पाए गए। और ये नीस, ग्रेनाइट तथा शिष्ट प्रकार की हैं। इनका विस्तार मिलेगा हमें कर्नाटक में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छोटा नागपुर का प्लेटू, मतलब कि झारखंड तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग पर। बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे स्थल रुद्ध मतलब कि लैंड लॉक राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में अधिकतम उत्तरी, दक्षिणी तथा पूर्वी तथा पश्चिमी है? तो इसमें हो जाएगा सबसे उत्तरी है हरियाणा, दक्षिणी है जो कि लैंड लॉक है तेलंगाना है, पूर्वी है झारखंड तथा पश्चिमी राज्य है एमपी। साथ में ये लैंड लॉक कंट्री भी है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्का द्वीप समूह का अंग नहीं है, तो इसमें हो जाएगा तिलंगचोंग। अगाती, कवरत्ती तथा कलपेनी ये सभी लक्का द्वीप समूह के भाग हैं, लेकिन तिलंगचोंग ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। और लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा शेयर नहीं करता है? तो इसके साथ सिक्किम, अरुणाचल तथा असम तो करता है, लेकिन बिहार नहीं करता है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल मतलब कि एटॉल्स पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं लक्षद्वीप के निकट। खंबात की खाड़ी जो कि गुजरात में है, मुंबई और काठियावाड़ प्रायद्वीप के मध्य स्थित है। इस खाड़ी में साबरमती, माही तथा नर्मदा और ताप्ती नदियों का विलय होता है। तथा रामेश्वरम द्वीप की बात करें तो यह पंबा द्वीप के निकट स्थित है तमिलनाडु में, जो कि मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और सुंदरबन के निकट निर्मित है डेल्टाई द्वीप। नेक्स्ट, भारत में उचित पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? ये हो जाएगी 33%। और 2021 के भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में वनावरण है 21.71%, वृक्षावरण है 2.91%। और इस प्रकार वनाच्छादित क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 24.62%। बकिंघम नहर कहाँ स्थित है? यह है कोरोमंडल तट पर बकिंघम नहर। और यह ब्रिटिश काल में निर्मित इस नहर को कोम्मानपुर नहर के नाम से भी जाना जाता था। भारत में शांत घाटी कहाँ स्थित है? यह है केरल में। और यह राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। यहाँ से कुंती पुझा नदी बहती है। कुंती पुझा पूछा गया है, ये भी याद रखेंगे। शांत घाटी में जैव विविधता से भरपूर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारतीय समुद्र तट की माप कितनी है? ये हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात आता है, जिसमें यूपी नहीं आता, मतलब 3 हटा दो, 3 हटा दो, 3 हटा दो, तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन है 1, 2 एंड 4। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम के अनुसार लिखिए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे बड़े राज्यों की बात करें, राजस्थान आएगा, एमपी, महाराष्ट्र 4th पर आता है, यूपी एंड 5th पर आता है कौन सा? गुजरात। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। कैसा उदाहरण है? ये परवर्ती सीमा का उदाहरण है। यदि हम बात करें अध्यारोपित सीमा रेखाओं की, तो इनका निर्धारण वहां की जनता द्वारा न होकर किसी बाहरी शक्ति जैसे कि औपनिवेशिक सत्ता द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक जो समुद्र है उसकी चौड़ाई को आधार रेखा से मापित कितना 12 नॉटिकल मील से अनधिक सीमा तक अभिसमय के अनुरूप सुस्थापित करने का अधिकार है। बिल्कुल सही है ये। दूसरा कहता है कि सभी राज्यों के, चाहे वे तटीय हों या फिर भू आबद्ध मतलब कि लैंडलॉक हो, इनके जहाज़ों को प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना रोक टोक यात्रा करने का अधिकार भी होता है। बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि अनन्य आर्थिक जोन स्पेशल इकोनॉमिक क्षेत्र का विस्तार उस आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील से अधिक नहीं होगा जहां से प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जा सकती है। तो इसके तीनों ही कथन सही हैं। ये आईएएस के 2022 में आया है, साथ में ये पीसीएस में भी पूछा गया है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का विस्तार उस आधार रेखा से 200 समुद्री मील से अधिक नहीं होगा जहां से प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। इसमें तटीय देशों को सभी प्राकृतिक संसाधनों की खोज करने, जो भी तटीय राज्य हैं उनको प्राकृतिक संसाधन की खोज करने, दोहन करने, संरक्षण, प्रबंधन का संप्रभु अधिकार होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है और ये अंडमान निकोबार का हिस्सा है। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। निष्क्रिय नहीं, ये एक एक्टिव वोल्केनो है, तो इसका केवल एक सही है। तो बैरन द्वीप की बात करें तो अंडमान द्वीपों में सबसे पूर्वी द्वीप ही नहीं, लेकिन ये संपूर्ण दक्षिण एशिया का भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी मतलब कि एक्टिव वोल्केनो है। और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, न कि ग्रेट निकोबार से। और बैरन द्वीप लगभग 177 निष्क्रिय रहने के पश्चात और बैरन द्वीप 177 वर्ष निष्क्रिय रहने के बाद 1991 में सक्रिय हुआ और पुनः 1994-5 में भी उद्गार होता है। 2018 में भी इसमें उद्गार हुआ था, तो ये एक एक्टिव वोल्केनो है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो ये हो जाएगा सुमात्रा। और 6 डिग्री चैनल जो होता है वो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। इंडोनेशिया की बात करें तो सुमात्रा इंडोनेशिया का द्वीप है और यह ग्रेट निकोबार से मात्र 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कौन सा सही है? नल्लामाला हिल्स में मिलेगा श्रीशैलम तीर्थ स्थल, बिल्कुल सही है। सतमाला में ओंकारेश्वर नहीं मिलेगा, सतमाला है महाराष्ट्र में, तो ओंकारेश्वर इसका गलत हो जाएगा। महादेव पहाड़िया में पुष्कर तीर्थ स्थल नहीं मिलेगा, तो इसका तीसरा भी गलत है, इसका केवल एक सही है।
तो ओंकारेश्वर की बात करें तो ये एमपी में है और मंदाता पहाड़ी पर स्थित है, जबकि सतमाला महाराष्ट्र में है और इसे प्राचीन काल में शिवपुरी के नाम से भी जाना जाता है। और पुष्कर जो कि अरावली राजस्थान में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री द्वारा आपस में अलग होता है, तो हो जाएगा अंडमान और निकोबार। और इसमें नारकोंडम सुसुप्त मतलब कि डोरमेंट वोल्केनो है तथा बैरन द्वीप जो कि एक एक्टिव वोल्केनो है। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैंडल पीक है तथा निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट थुलियर। छोटा अंडमान व दक्षिण अंडमान के बीच है डंकन पैसेज और श्रीशैलम जो है वो नल्लामाला पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। पहला तो कह रहा है कि उसी अक्षांश पर स्थित है जो कि उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरता है। दूसरा कह रहा है कि इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत आता है। तीसरा कह रहा है कि 12% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। तो यह कौन से राज्य की बात कर रहा है, तो ये संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से। तो यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो कि उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत की आर्द्र भूमियों के संबंध में कथन दिया है। पहला कह रहा है कि आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। पहला करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है, तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा, इसका पहला केवल सही है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना है, करेक्ट है। इन्हें लेका द्वीप, मिनिकॉय तथा अमीनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता था, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के निकट स्थित द्वीप समूह है, तो ये तमिलनाडु के तट पर नहीं, ये है केरल के तट पर, मतलब कि तो इसका तीसरा गलत हो जाएगा, इसका सही है 1 और 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कह रहा है कि भारत कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, करेक्ट है। कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं को 2 हिस्सों में बांटता है, तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि भारत का पूर्व पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ साथ है, तो इसका तीसरा भी गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो इसका पहला और चौथा सही है केवल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट है, सेकंड चैप्टर है भौतिक विभाजन से है। तो पहला कह रहा है कि भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत करी थी, तो ये की जाती है ब्लू एम डेविस के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा और उनसे सम्मिलित राज्य है, और सही बताने। नीतिला दर्रा कहाँ पे है, उत्तराखंड में, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। माना नीति लिपू कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। इसका अगिल दर्रा अरुणाचल में नहीं है, लद्दाख में है। दिफू ये अरुणाचल में नहीं, ये दिफू की बात करें तो ये लद्दाख में, ये अरुणाचल में है। माना की बात करें तो ये हिमाचल में नहीं, ये है उत्तराखंड में, तो इसका केवल पहला सही है। नेक्स्ट है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं, तो ये काटती है बघेलखंड पठार पर। जो बघेलखंड का क्षेत्र है ये एमपी और छत्तीसगढ़ में फैला है, और छत्तीसगढ़ के सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में महानदी के तट पर भैंसा मुंडा स्थान, जहाँ से कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। निम्नलिखित में से किसे मेलेसिस बेसिन कहा जाता है, तो हो जाएगा मिजोरम को। तो जो मिजोरम की स्थलाकृति है ये अधिकतर मृदुल तथा असंगठित अवसादी चट्टानों की लंबी पहाड़ियों से निर्मित है, जो कि सरलता से तीव्रता से अपर्दित हो जाती है, इसलिए इसे मेलेसिस बेसिन कहा जाता है। और मेलेसिस बेसिन का उपयोग सामान्य रूप से एल्प्स पर्वत के लिए किया जाता है। बीजागढ़ की पहाड़ी किस पर्वत में स्थित है, तो यह है सतपुड़ा पर्वत में स्थित है। सतपुड़ा की बात करें तो ये ब्लॉक माउंटेन है जो कि नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। तो ये नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बैठती हैं। तो जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं ये भ्रंश घाटी से होकर बैठती हैं। और सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, धूपगढ़ है, जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय की पर्वत श्रेणी है, तो अन्नामलाई। अन्नामलाई कहाँ है, साउथ में है, तो हिमालय तो नॉर्थ में है, तो इसका तीसरा हम एलिमिनेट करते हैं तो तीसरा गलत, तीसरा गलत, तीसरा गलत, इसमें हो जाएगा 1 और 2, मतलब कि चोऊ तथा लाहौल से ये हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रमुख पहाड़ी है और उनसे जुड़े राज्य है। तो बटेश्वर पहाड़ी कहाँ पे है, ये भागलपुर बिहार में है। बिलारी पहाड़ी यह है कर्नाटक में। चिन पहाड़ी कहाँ है, मणिपुर में, तथा धोसी पहाड़ी ये महेंद्रगढ़ मतलब कि हरियाणा में है। नेक्स्ट है, कथन दिया है कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है। कारण कह रहा है कि ऊंचाई के साथ टेम्परेचर घटता जाता है तथा विरल वायु के कारण जो मैदानी प्रदेश है इनकी तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। तो इसका कारण भी सही है, साथ में यह कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, प्रमुख भारत के राज्य और उनसे जुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। तो डोडा बेटा कहाँ है, तमिलनाडु में है। ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका हो जाएगा 4। राजस्थान में मिलेगा अरावली, इसका सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। नागालैंड का सबसे हाईएस्ट पीक है सारामती तथा एमपी का हाईएस्ट पीक है धूपगढ़।
और धूपगढ़ पहाड़ी किसका पार्ट है? ये महादेव पहाड़ी का पार्ट है। गंगा के मैदान को किस एक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? इसे जियो सिंक्लाइन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो गंगा के मैदान को जियो सिंक्लाइन या फिर भू अभिनति या फिर भू सन्नत के रूप में वर्णित किया जाता है। तो भू सन्नति ये पृथ्वी के भूपटल पर पाई जाने वाली लंबी, सकरी तथा गर्त होती है और इनमें लंबे समय तक अवसाद जमा होने से ही मैदानी भागों या फिर वलित पर्वत का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? ये पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है प्रमुख पर्वत और उनसे जुड़े देश। एटलस माउंटेन कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा अफ्रीका के मोरक्को में। किलिमंजारो ये भी अफ्रीका के तंजानिया में मिलेगा। चिम्बे राजो कहाँ मिलेगा? इक्वेडोर साउथ अमेरिका में है। पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन की बाउंड्री पर स्थित है पिरेनीज। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में है? तो दंडकारण्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना इन सभी में मिलेगा दंडकारण्य प्रदेश। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो ये पूर्वी पंजाल को पार करती है, पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है। अटल टनल ये हिमाचल प्रदेश के पूर्वी पीर पंजाल में इसका निर्माण हुआ है। ये 9.02 किलोमीटर है। ये मनाली को लेह से जोड़ता है अटल टनल। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2020 में किया था और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग 10,000 फीट ऊंची सबसे लंबी सुरंग घोषित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में नहीं है? तो इसमें हो जाएगी गुरला मंदाता। नामचा, बरवा, नंगा पर्वत तथा कामित ये सभी भारत की चोटियां हैं, लेकिन गुरल मंदाता ये कहाँ पे है? ये चाइना में है। नेक्स्ट मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व मतलब वेस्ट टू ईस्ट के क्रम बताना है। तो सबसे वेस्ट में आएगा सतपुड़ा, फिर आएगा महादेव, मैकाल एंड देन छोटा नागपुर का पठार। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? तो ये सरोवरी मैदान का उदाहरण है। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताना है। तो मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, मतलब कि जो मुख्य हिमालय है इसकी जो चट्टानें परतदार हैं और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो पहला बिल्कुल सही है। जो लघु हिमालय है इसकी परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। तो लघु हिमालय में जीवाश्म पाए जाते हैं, मुख्य हिमालय में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। यदि बात करें बाह्य हिमालय या फिर इसे शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं, यहाँ पे मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तो इसके तीनों ही कथन सही हैं। तो मुख्य हिमालय का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प के इयोसीन युग में होता है और इस युग में वर्तमान स्तनधारी जीवों के अनेक प्रकार का स्थल पर प्रादुर्भाव हुआ, जैसे कि हाथी, घोड़ा, गैंडा और हिमालय की इस श्रेणी की चट्टानें जीवाश्म विहीन है, मतलब कि यहाँ पे जीवाश्म नहीं पाया जाता है। यदि बात करें लघु या मिडिल हिमालय की, तो इनका निर्माण भी सियोजोइक महाकल्प के मायोसीन में हुआ था। तो मेन हिमालय का निर्माण ओलिगोसीन में और लघु हिमालय का निर्माण मायोसीन में होता है। इस युग की चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। शिवालिक हिमालय की बात करें तो इसका निर्माण सियोजोइक महाकल्प के मायोसीन में होता है। तो ओलिगोसीन, मायोसीन एंड मायोसीन यहाँ से निम्न प्लिस्टोसीन युग में माना जाता है इसका, और इनमें स्तनी वर्ग के प्राणियों के प्रचुर जीवाश्म मिलते हैं। डक्कन ट्रैप का गठन किस काल में होता है? तो ये होता है क्रिटेशियस काल में। यदि बात करें डक्कन ट्रैप की, तो इनका निर्माण बेसाल्टी चट्टानों से हुआ है। ये पूछा गया है डक्कन ट्रैप का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? बेसाल्टी। इनका निर्माण क्रिटेशियस के इयोसीन युग में माना जाता है और इन चट्टानों के अपक्षय व अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। यह भारत के महाराष्ट्र और मालवा क्षेत्र में इनका अत्यधिक विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि जो ग्रेटर हिमालय है अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ घाटियों के लिए जाना जाता है, तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि जो शिवालिक है यह बाह्य हिमालय है जो कि उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है, तो इसका पहला और तीसरा सही है लेकिन दूसरा गलत है। नेक्स्ट है जवाहर सुरंग का निर्माण निम्नलिखित में से किस दर्रे से किया गया है? तो ये किया गया बनिहाल दर्रे में, और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर का एक प्रमुख दर्रा है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन कौन सी है? तो इसमें आएगी कार्डमम पहाड़ी, कार्डमम हिल्स। तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं कार्डमम हिल्स। यह पहाड़ी अन्नामलाई के दक्षिण में स्थित है जो कि इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अन्नामलाई पर्वत की बात करें तो इसकी सर्वोच्च ऊंची यदि बात करें अन्नामलाई पर्वत की, तो इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाईमुडी है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि केरल में है, अनाईमुडी। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसमें रोहतास नहीं है, मुंगेर, जमुई तथा नेवादा है। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व वेस्ट टू ईस्ट है, उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो सबसे वेस्ट में मिलेगा बड़वानी की पहाड़ियाँ, फिर मिडिल में आएगी महादेव एंड देन ईस्ट में आएगी मैकाल श्रेणी। भारत के किस हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कश्मीर हिमालय में, और यह केसर की खेती के लिए अधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है प्रमुख राज्य और उनसे जुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। तो केरल की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाईमुदी, जो कि अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है। नागालैंड का हाईएस्ट पीक है सारामाती।
उत्तराखंड का हाईएस्ट पीक कौन सा है? नंदा देवी। तमिलनाडु का है दोदा बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो इसमें हो जाएगा भुवन की पहाड़ियाँ। बाकी गारो, खासी, जयंतिया ये सभी मेघालय का हिस्सा है। यदि भुवन हिल्स की बात करें तो ये असम के बराक घाटी में स्थित है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है तो हो जाएगा नाथुला दर्रा, जो कि सिक्किम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थल क्षेत्र है? तो हो जाएगा सिंधु क्षेत्र। इसी के पास पाया जाता है थार डेजर्ट। और मरुस्थल भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो कोल्ड डेजर्ट, एक तो वार्म डेजर्ट। और मरुस्थलीकरण उपजाऊ भूमि के बंजर रेगिस्तान में बदलने की एक प्रक्रिया होती है। भारत की दक्षिणतम पर्वतश्रेणी कौन सी है? कार्डमम हिल्स। कौन सा विशालतम हिमनद है? तो हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। तो ससाइनी ग्लेशियर ये कहाँ है? काराकोरम में है। लंबाई कितनी है? 17.85 किलोमीटर है। सियाचिन जो कि सबसे बड़ा है 76.6 किलोमीटर काराकोरम रेंज में स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर 26 किलोमीटर का है, कुमायूं में स्थित है। जेमू हिमनद जो कि सिक्किम और नेपाल में है 25 किलोमीटर का है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक ही राज्य में फैली है? तो हो जाएगी अजंता, जो कि महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो ये हो जाएगी गोंडवाना। तो भारत की चट्टान प्रणाली का प्राचीनतम से नवीनतम क्रम की बात करें तो सबसे प्राचीनतम है आर्कियन। आर्कियन के बाद निर्माण होता है धारवाड़ चट्टानों का, एंड देन कुड़प्पा का, फिर होता है विंध्यन क्रम की चट्टानों का, फिर होता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का, एंड देन डक्कन ट्रैप, फिर उसके बाद होता है टर्सरी एंड देन क्वार्टरी चट्टानों का। और भारत का जो अधिकांश कोयला है वो हमें गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता जाता है? तो हो जाएगा जोजिला दर्रा, जो कि लद्दाख में है। और यदि बात करें बनिहाल दर्रे की तो पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। इससे जम्मू से श्रीनगर को रास्ता जाता है बनिहाल दर्रे से। और यदि बात करें जोजिला दर्रा की तो जास्कर श्रेणी में स्थित है। जा से जोजिला, जा से जास्कर, और इससे श्रीनगर से ले जाने का मार्ग जाता है। नेक्स्ट है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हो जाएगी अनाई मुदी, जो कि केरल में स्थित है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, जो कि तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसे कोंकण तट के नाम से जानते हैं। तो जो कोंकण तट है ये गुजरात से गोवा तक के भाग को कहते हैं। गोवा से मंगलोर का एरिया कन्नड़ तट कहलाता है, तथा मंगलोर से कन्याकुमारी ये मालाबार तट कहलाता है। नीलाम घाटी कहाँ स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है किस पहाड़ी पर पूर्व घाट तथा पश्चिमी घाट से मिलता है? तो हो जाएगी नीलगिरी पहाड़ी, जो कि तमिलनाडु में है। इसकी हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा। नेक्स्ट है कौन सी यमुना और सोन के मध्य जल द्विविभाजक का कार्य करती है? तो इसमें हो जाएगा कैमूर श्रेणी। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है? तो हो जाएगा कोरोमंडल तट। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? तो यह है सतपुड़ा रेंज में। सतपुड़ा रेंज का विस्तार विंध्य श्रेणी के समानांतर उत्तर में नर्मदा तथा दक्षिण में तापी नदी के मध्य स्थित है। और धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे हाईएस्ट पीक है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? यह है सिक्किम में। और नर्मदा नदी घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? यह है सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा सलहेर। ये महाराष्ट्र के नासिक में है, जो कि पश्चिमी घाट का भाग है। एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के किस विभाग में रखा जाता है? तो ये पूर्वी पठार विभाग में रखा जाता है। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो ये है पालनी पहाड़ी में स्थित है। देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीनतम है? तो हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। और ये प्राचीनतम गोंडवाना भूमि का भाग है, जो कि आर्कियन काल के चट्टानों से बना त्रिभुजाकार आकृति में है। ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है और तथा उपमहाद्वीप का प्राचीनतम भूखंड भी है। अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? तो हो जाएगी अरावली। नेक्स्ट है निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि उपयुक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताना है। तो सबसे पश्चिम में क्या मिलेगा? महादेव श्रृंखला, फिर उसके बाद में आएगी मैकाल, एंड देन छोटा नागपुर, एंड देन खासी पहाड़ी, और सबसे पूर्व में आएगी जो कि मेघालय में है। महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है? तो ये सतपुड़ा का भाग है। दक्कन मार्ग किसके बीच में स्थित है? तो ये दक्षिणी अंडमान तथा छोटे अंडमान के बीच स्थित है। पालघाट दर्रा किसके बीच स्थित है? तो ये नीलगिरी तथा अन्नामलाई श्रेणी के मध्य स्थित है। थालघाट दर्रा ये नासिक को मुंबई के बीच से जोड़ता है। भोरघाट दर्रा ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पालघाट दर्रा केरल में है या नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में स्थित है। नंदा देवी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों को दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है। तो सबसे उत्तर में हमें क्या मिलेगा? काराकोरम, जो कि ऑप्शन सिर्फ ए में है। फिर उसके तो इसमें सबसे दक्षिण में क्या मिलेगा? धौलाधार, फिर आएगा जास्कर, लद्दाख, एंड देन काराकोरम। निम्नलिखित कौन सी श्रृंखला कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है? तो हो जाएगा ग्रेट हिमालय।
जास्कर श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। और यह कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय में स्थित है। कश्मीर हिमालय सिंध और सतलज नदी के बीच स्थित है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण कब हुआ है? ये हुआ है क्रेटेशियस युग में। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि बात करें दक्कन प्लेटो की, तो इसका आधार प्राचीन रवेदार शैलों से निर्मित है। इसमें जीवाश्म रहित ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, चूना पत्थर तथा क्वार्टजाइट शैलें मिलती हैं। इन शैलों के अपरदन से ही काली मृदा का निर्माण होता है। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वतों का क्रम है? तो सबसे पूर्व मिलेगा कंचनजंगा, फिर आएगा एवरेस्ट, अन्नपूर्णा एंड देन धौलागिरी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि आर्कियन शैली प्रणाली भारत की सबसे पुरानी शैल प्रणाली है। करेक्ट है। सबसे आम आर्कियन शैल नीस है। धारवाड़ शैल ये आर्कियन शैल प्रणाली के बाद वाला हिस्सा है। तो इसके तीनों ही कथन सही हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। पहला गलत है क्योंकि ये पश्चिमी घाट की हाईएस्ट पीक है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट एलिवेशन में नीचे एवं अवतरित नहीं है। तो इसका दूसरा भी गलत हो जाएगा। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट में होती है। बिल्कुल सही है। और नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से मिलती है। तो इसका तीसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिमी हिमालय, ये जास्कर रेंज में स्थित है। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय ये शिवालिक रेंज में स्थित है। दार्जिलिंग और सिक्किम ये यहाँ पे पाई जाती है लेप्चा जनजाति तथा अरुणाचल हिमालय में मिलेगा नामचा बर्वा। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में क्या सही नहीं बताना है? तो इस भूखंड की ऊंचाई लगभग 1000 से 1500 है। तो इसका गलत हो जाएगा क्योंकि ये 600 से 900 के बीच में स्थित है। तो इसके सही नहीं बताना है। तो इसमें पहला ही हो जाएगा। प्रायद्वीप की ऊंचाई सामान्यतः पश्चिम की पूर्व की ओर कम होती जाती है। ये तो सही है। इसके पूर्व में गिर पहाड़ियाँ तथा पश्चिम में राजमहल पहाड़ियाँ। तो इसका तीसरा भी गलत है, पहला भी गलत है और इसमें गलत नहीं बताना है, मतलब कि कौन सा सही नहीं है। तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नुब्रा घाटी बागानों, बैक्ट्रियन ऊँटों तथा मठों के लिए प्रसिद्ध है। ये दो पर्वत श्रृंखलाएं किसके मध्य स्थित है? तो यह है काराकोरम तथा लद्दाख के बीच। कौन सा पठार अरावली और विंध्य श्रेणी के मध्य स्थित है? तो यह हो जाएगा मालवा प्लेटू। नेक्स्ट है हिमालय के प्रमुख हिमनद लंबाई के घटते क्रम में बताना। तो सबसे लंबा है सियाचिन ग्लेशियर, फिर उसके बाद आता है हिस्पर एंड देन बियाफो ग्लेशियर, फिर आता है बाल्टोरा 12, शिगरी ग्लेशियर एंड देन द्रांग द्रुंग ग्लेशियर और सबसे छोटा है सोनापानी ग्लेशियर 11 किलोमीटर। कैलाश पर्वत के क्षेत्र में स्थित है? तो यह है तिब्बत में। नेक्स्ट है चेरापूंजी कहाँ स्थित है? तो ये है मेघालय में, मेघालय के खासी पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। किनके किसके बीच? ये है बृहत तथा पीर पंजाल के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर स्थित है। पहला गलत है। बिलीगिरी रिंगन पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग में है। ये भी गलत है क्योंकि ये तो कर्नाटक में है। शेषाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग में, ये पश्चिमी नहीं पूर्वी घाट में है आंध्र प्रदेश में। तो इसको तीनों ही गलत हो जाएंगे। तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ यह एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है और यहाँ से नर्मदा और सोन नदियाँ का उद्गम होता है और यह विंध्य तथा सह्याद्री के संगम पर स्थित नहीं है। बिलीगिरी रिंगन पहाड़ियाँ कर्नाटक के दक्षिणी भाग में स्थित है जबकि सतपुड़ा एमपी में स्थित है। शेषाचलम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है जो कि पूर्वी घाट में है। दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी मतलब कि कैन्यन निम्नलिखित नदियों में से किससे एक से निर्मित हुई है? ये हुई है पेन्नार से। यह आंध्र प्रदेश के कोडप्पा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट है प्रमुख शिखर है और उनसे जुड़े पर्वत है। नामचा बरवा ये असम हिमालय में स्थित है। नंदा देवी मिलेगा कुमायूं हिमालय में तथा नोकरेक जो कि मेघालय में ये स्थित है गारो पहाड़ियों में। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो ये सबसे बड़ा हिमनद है और ये नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है प्रमुख ग्लेशियर और उनसे जुड़ी नदियां हैं। तो यमुना नदी का उद्गम होता है बंदरपुर ग्लेशियर से। चेनाब नदी ये 12 सिगरी ग्लेशियर से उत्पन्न उद्गम स्थल है। चेनाब नदी का उद्गम है 12 सिगरी ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है नुब्रा नदी। मिलान ग्लेशियर से निकलती है गौरी गंगा तथा चेमू ग्लेशियर से निकलती है तीस्ता नदी। नेक्स्ट है भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है। तो बिल्कुल गलत है क्योंकि 5 से अधिक राज्यों में फैला है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में स्थित है। तो ये भी गलत है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में स्थित है। तो इसका सिर्फ तीसरा सही है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में तमिलनाडु और आंध्र में स्थित है। और भारत में हिमालय का विस्तार लद्दाख में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में देखने को मिलता है। और पश्चिमी घाट की बात करें तो ये 6 राज्य इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु में भी विस्तृत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कौन सा सही है? कार्डमम पहाड़ियाँ ये कोरोमंडल तट पर स्थित नहीं है। तो इसका पहला गलत हो जाएगा। कैमूर पहाड़ियाँ ये कोंकण तट पर नहीं स्थित है। ये एमपी में है, एमपी का भाग है।
महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में है तथा मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में। तो इसका 3 और 4 सही है। तो यदि हम बात करें कार्डमम हिल्स की, तो दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्व हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ना कि कोरोमंडल तट पर। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो नदी के मैदानों में से 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाला अनियमित त्रिभुज प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ तथा पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ जो कि गुजरात में है, और दक्षिण में कार्डमम हिल्स प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी सीमा बनाती हैं। तो इसके दोनों कथन सही है। भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर स्थित है, सही है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 mm से बहुत कम वर्षा होती है और लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है। तो इसके तीनों कथन सही है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है। इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है। ये हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। नेक्स्ट है उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है। तो सबसे उत्तर में हमें मिलेगा क्या, सह्याद्री, फिर उसके बाद आएगा नीलगिरी, अन्नामलाई एंड देन कार्डमम। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चैप्टर 3 जलवायु से क्वेश्चन है कि कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया था। तो ये किया था CWG का। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन कहता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ये मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है उस टाइम पे क्या होता है, तमिलनाडु का तट शुष्क रहता है। तो कथन बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर ये वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। इसीलिए जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो तमिलनाडु का तट शुष्क रहता है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, साथ में व्याख्या भी कर रहा है। और तमिलनाडु तट ये उत्तर पूर्वी शाखा मतलब कि लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार यूपी और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो ये आते हैं CWG। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो कि केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। ये बात कर रहा है केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र की। तो यहाँ पे इसे मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। और असम में इसे ही चाय वर्षा, बंगाल में काल वैशाखी तथा कर्नाटक में कॉफ़ी शावर और चेरी ब्लॉसम वर्षा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो जो इंडिया है, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट भाग में ठंडियों में जो वर्षा होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभों से। यदि बात करें पश्चिमी विक्षोभ की मतलब कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की, तो ये पूर्वी भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर, याद रखिएगा, पूर्व की ओर चलते हुए ये पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान साथ ही पाकिस्तान को पार करके ये भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पहुंचते हैं और उत्तर में कैस्पियन सागर तथा दक्षिण में ईरान की खाड़ी के गुजरते समय ये वहाँ से ह्यूमिडिटी मतलब कि आर्द्रता ग्रहण करते हैं और पश्चिमी जेट प्रवाह इन अवदाबों को भारत की ओर उन्मुख करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये याद रखना कौन, पश्चिमी जेट प्रवाह। इससे शीतकाल में वर्षा होती है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी यूपी में। साथ ही उत्तरी भारत के कुछ मैदान में भी वर्षा करते हैं और ये वर्षा रबी की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है राजस्थान के बारे में है। राजस्थान में कम वर्षा होती है। उसका कारण क्या है कि मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है। यहाँ गर्मी भी बहुत होती है और यहाँ जल उपलब्ध नहीं होता है और जल उपलब्ध नहीं होगा तो हवाएं कैसे चलेंगी, शुष्क हवाएं चलेंगी और हवाएं यहाँ किसी भी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं। इसके कारण ठंडा होने के लिए जो आवश्यक ऊंचाई है वो नहीं प्राप्त होती है। तो इसलिए इसमें हो जाएंगे ऑप्शन ई। नेक्स्ट है भारत के जो उत्तर पश्चिमी मैदान है यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ से जब वर्षा होती है तो इसकी मात्रा कम होती जाती है क्रमशः। कैसे, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो धीरे धीरे कम होती जाएगी और पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से चलती है। इस चक्रवाती विक्षोभ से उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है जो कि रबी की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। यह कथन किसका था, तो ये था कोपेन का। यूपी में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो ये हो जाएंगे 9। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो ये होती है चेन्नई में। और यह उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं से अपनी अधिकांश वर्षा अक्टूबर से दिसंबर के मध्य प्राप्त करता है चेन्नई। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, तो ये हो जाएगा लेह।
यहाँ पे 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति होती है अरबी भाषा से। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो हो जाएगी दक्षिण पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम। तो यह दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं होती हैं जो कि विषुवत मतलब कि इक्वेटर को पार करने के बाद फेरल के नियम के अनुसार जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पे घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाती हैं और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से भारत में प्रवेश करती हैं, साथ ही वर्षा कराती हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? तो इसमें हो जाएगा छत्तीसगढ़ बेसिन। नेक्स्ट है, भारत के कौन से क्षेत्र उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो इसमें हो जाएगा तमिलनाडु का तट, दक्षिणी आंध्र प्रदेश का तट, इसमें गुजरात नहीं आएगा क्योंकि ये तो पश्चिमी तट पर स्थित है, इसमें आएगा दक्षिण का पूर्वी कर्नाटक तट। तो इसका हो जाएगा A, C and D। भारत में अक्टूबर से नवंबर के महीनों को मानसून के निवर्तन की ऋतु मतलब कि लौटने की ऋतु कहा जाता है। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, इसे ही उत्तर पूर्वी मानसून या फिर लौटता हुआ मानसून कहते हैं। इस मानसून से तमिलनाडु का तट, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक, पुडुचेरी में वर्षा होती है। नेक्स्ट है, कोपेन की जलवायु के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश बताना है। कौन सा क्या डिनोट करता है? तो BWHW ये डिनोट करता है राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग को, DFC डिनोट करता है अरुणाचल प्रदेश को, और यदि बात करें AMW की तो ये डिनोट करता है गोवा से दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट को, और AS ये डिनोट करता है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट को। नेक्स्ट है, जेट प्रवाह के संबंध में क्या सही है? कह रहा है कि जेट प्रवाह तिब्बत के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती हैं। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि जो तिब्बत है ये उच्च भूमि जेट प्रवाह को उत्तर तथा दक्षिण शाखाओं में विभाजित करती है। दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि जेट प्रवाह की उत्तरी शाखा भारत में जाड़े में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका तीसरा गलत है, इसका सही है 1 और 2। तो इसमें जेट प्रवाह की उत्तरी शाखा भारत में जाड़े में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती, हो जाएगी दक्षिणी शाखा। तो इसलिए इसका तीसरा गलत होगा, पहला और दूसरा सही। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया है? तो ये हो जाएगा CWG, ये कई बार पूछा गया है। तो कोपेन ने अपने वर्गीकरण में विश्व की जलवायु को 6 समूह में विभाजित किया है। उष्णकटिबंधीय, शुष्क जलवायु, कोष्ण शीतोष्ण जलवायु, शीतल हिम वन जलवायु, शीत तथा उच्च भूमि। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो हो जाएगा कोरोमंडल तट, तमिलनाडु। भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लेखित इंडियन ओशन डाइपोल के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? ये क्वेश्चन PCS में पूछा गया है। तो पहला कह रहा है कि जो IOD है ये परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर और उष्णकटिबंधीय पूर्वी पैसिफिक ओशियन के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। तो इसमें सही पूछा है, लेकिन पहला तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि IOD परिघटना मनुष्य पर मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित करती है। तो इसका दूसरा सही है, लेकिन पहला गलत है। यदि बात करें IOD की तो IOD को भारतीय नीनो के नाम से भी जानते हैं। इसे 2 क्षेत्रों अरब सागर का पश्चिमी ध्रुव तथा दक्षिणी इंडोनेशिया स्थित पूर्वी हिंद महासागर के पूर्वी ध्रुव के बीच समुद्र के सतह के टेम्परेचर के अंतर के तौर पर परिभाषित किया जा सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती जाती है, करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। तो इसके दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ऐसी सर्वोपयुक्त जलवायु विषयक स्थितियाँ उपलब्ध हैं जिसमें न्यूनतम लागत से आर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आम्र वर्षा भारत के किन राज्यों में समान परिघटना है? तो ये अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, ये है केरल तथा कर्नाटक में। तो आम्र वर्षा ये ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं, जो कि केरल और तटीय कर्नाटक में यह एक आम बात होती है और स्थानीय तौर पर इन्हें ही हम आम्र वर्षा कहते हैं। और यही वर्षा असम तथा पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट 4th चैप्टर है, मृदा से संबंधित है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? काली मिट्टी के स्थानीय भाषा में रेगुर कहते हैं, बिल्कुल सही है।
क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता मतलब कि नमी धारण करने की उच्च क्षमता भी होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा गुजरात क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसका डी ही सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है, तो इसमें हो जाएगा इडफिक, यही मृदा से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है, तो हो जाएगी जलोढ़ मृदा। तो यदि बात करें जलोढ़ मृदा की, तो इसका निर्माण नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से होता है। ये हल्के भूरे रंग की होती है तथा गठन में ये रेतीली या दोमट प्रकार की होती है और इन मिट्टियों की परिच्छेदिका उच्च भूमियों में अपरिपक्व तथा निम्न भूमियों में परिपक्व होती हैं। भारत में जलोढ़ मिट्टी ये विशाल मैदान में नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी की घाटियों और केरल के तटवर्ती भागों में भी पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी में पोटाश, फास्फोरस, चूना ये प्रचुर मात्रा में मिलता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन तथा ह्यूमस का अभाव पाया जाता है। निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है, तो हो जाएगी रेगुर मृदा, इसे ही काली मिट्टी कहते हैं और इसमें आयरन, चूना तथा एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम पाया जाता है और टिटेनी, फेरस तथा मैग्नेटाइट और जीवांश के कारण ही इस मिट्टी का रंग काला होता है। नेक्स्ट है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसका कारण गलत है, कथन सही है। और काली मिट्टी की बात करें तो यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी मृदा है। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, अगेन काली मिट्टी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारत की मिट्टियों को ICSR द्वारा USDA मृदा वर्गीकरण के अनुसार उनके क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में बताना है। तो सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, एंटीसोल, देन एल्फीसोल, फिर आता है एरिडीसोल एंड देन सबसे कम अल्टीसोल, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दीप्सांग मैदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि ये उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, तो इसका पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि ये मैदान उच्च तुंगता मतलब कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसका दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि ये सघन शंकुधारी वनों से ढके होते हैं, तो इसका तीसरा गलत है, इसका सिर्फ दूसरा सही है। तो देप्सांग मैदान ये अक्साई चीन के उत्तर पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। देप्सांग मैदान बिना किसी वनस्पति या जीव के एक उच्च तुंगता मतलब कि ऊंचाई वाले ठंडे रेगिस्तान बनाता है और यह मैदान मरुस्थल है, अतः यहाँ पर कोई जंगल वन नहीं पाया जाता है, तो इसलिए पहला गलत था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मृदा के बारे में सही है। कह रहा है कि लेटराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है, करेक्ट है। लेटराइट मृदा जैविक मतलब कि ह्यूमस समृद्ध होती है, वह पश्चिमी बंगाल, असम तथा उड़ीसा में पाई जाती है, तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा, केवल पहला सही है। लेटराइट मृदा की बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है, यहाँ का टेम्परेचर उच्च व वर्षा की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार की मिट्टी में कहवा, काजू, कपास, चावल, चाय, रबर, सिनकोना और गेहूं की खेती की जाती है। यह मिट्टी भारत में पूर्वी तथा पश्चिमी घाट के पहाड़ों के समीपवर्ती क्षेत्र, बिहार की राजमहल पहाड़ियाँ, कर्नाटक, केरल तथा उड़ीसा और असम के कुछ भाग में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के 14% हिस्से में पाई जाती है, तो इसका पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि यह मिट्टी में फॉस्फोरक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो इसका दूसरा ही सही है। यदि हम बात करें जलोढ़ मिट्टी की, तो इसमें पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, चूना तथा जैव पदार्थ की अधिकता होती है और इसमें नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसमें धान, गेहूँ, दलहन, तिलहन, गन्ना आदि के लिए ये उपयुक्त है। ब्लैक कॉटन मृदा को किस रूप में भी जानते हैं, तो इसे रेगुर मतलब कि काली मृदा के रूप में भी जानते हैं और यह बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित हुई है। भारत का जो पश्चिमी भाग है इसका निर्माण इसी मतलब काली मिट्टी से हुआ है। ये कपास के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता MP की काली मिट्टी के संबंध में सही नहीं है। काली मिट्टी को कपास की मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। नमी धारण की क्षमता अधिक होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, तो इसका तीसरा गलत है, क्योंकि अगर रेत की मात्रा अधिक होगी तो नमी धारण की क्षमता अधिक कैसे होगी, इसलिए इसका तीसरा गलत हो जाएगा। और इसकी संरचना गांठदार होती है, लेकिन कभी कभी भुरभुरी भी होती है, तो इसका चौथा भी सही है, इसका केवल तीसरा गलत है। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है, अपक्षयण से हुई है, तो ये विदरी मतलब कि फिशर ज्वालामुखी चट्टान के। कृषि मृदाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम कर देता है, तो इसका पहला गलत हो जाएगा। गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका ही नहीं होती, इसका दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि कुछ समय अवधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवड़ी भवन में योगदान कर सकती है, तो इसका सिर्फ तीसरा सही है।
तो मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ मृदा के कणों को अत्यधिक सघन बना देते हैं, जिस कारण मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, ना कि कम होती है। और गंधक चक्र में मृदा की प्रत्यक्ष भूमिका होती है, क्योंकि इसमें सल्फर, प्रोटीन, विटामिन तथा एमिनो एसिड का प्रमुख घटक होता है, जो कि सामान्यतः सल्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। और सिंचाई की अधिकता के कारण ही कृषि भूमि में लवणता बढ़ जाती है। भारत की लेटराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये साधारणतः लाल रंग की होती है, करेक्ट है। ये नाइट्रोजन पोटास से समृद्ध होती है, नहीं, इसमें नाइट्रोजन पोटास की कमी पाई जाती है। इनका राजस्थान और यूपी में अच्छा विकास हुआ है, इसका तीसरा भी गलत है। इन मिट्टियों में टेपियोका तथा काजू की अच्छी खेती होती है, इसका सही है पहला और चौथा। लेटराइट की बात करें तो यह उष्ण कटिबंध की प्रारूपिक मिट्टी थे। यदि बात करें लेटराइट मृदा की, तो यह उष्ण कटिबंध की मिट्टी है, यहाँ मौसमी वर्षा होती है और यह बहुत ही अपक्षालित मृदा है। ये क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी मृदा सबसे ज़्यादा निक्षालित या अपक्षालित है, तो हो जाएगी लेटराइट मृदा। और क्रम से भीगने तथा सूखने पर इसमें सिलिका में पदार्थ निक्षालित होता है। इनका रंग जो लाल होता है लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इनमें सामान्यतः लौह तथा एल्युमिनियम और पोटास से समृद्ध होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, चूना तथा जैविक पदार्थ की कमी होती है। इसमें टेपियोका तथा काजू की उपज अच्छी होती है। मृदा का लवणी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छोटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें क्या होता है कि यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में रेगुर मृदा से संबंधित है? पहला कह रहा है कि तीव्र लीचिंग के परिणाम स्वरूप क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है, गलत है। आग्नेय नहीं, ये बेसाल्टिक चट्टानों द्वारा विकसित होती हैं। यह आयरन, पोटास तथा फॉस्फोरिक सामग्री से भरपूर होती है, इसका दूसरा भी गलत है। तीसरा कह रहा है कि यह मुख्य रूप से दक्कन प्लेटू के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है और यह लावा प्रवाह से निर्मित होती है, तो इसका तीसरा सही है। चौथा कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना भरपूर मात्रा में पाया जाता है इसमें, तो इसका हो जाएगा चौथा भी सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3, मतलब ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारत में लाल और पीली मृदा से संबंधित हैं? कह रहा है कि यह अति वर्षा वाले क्षेत्र में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है, इसका पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि यह क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों में आयरन के डिफ्यूजन के कारण लाल रंग की हो जाती हैं, दूसरा सही है। यह हाइड्रेटेड फॉर्म में पीला रंग ले लेती हैं, तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है कि यह शुष्क स्थिति में आयरन और सल्फर के कारण लाल और पीला रंग देती हैं, तो इसका चौथा गलत है, इसका केवल सही है 2 और 3। लाल मिट्टी का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। यहाँ रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं और इसमें चूना, फॉस्फेट, लोहा, पोटास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी होती है। इस मिट्टी का रंग लाल, रवेदार तथा कायांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक वितरण के कारण होता है। जल योजित होने के कारण यह पीली दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से सही बताना है। इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर घटती जाती है, बिल्कुल सही है। ये बांगर और खादर स्वरूप में होते हैं, दूसरा भी सही है। ये मृदा देश के कुल 40% हिस्सा है, तो इसका तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है कि इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है तथा फॉस्फोरस की मात्रा कम होती है, तो इसके चारों ही कथन सही है। तो गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में खादर और बांगर नाम की 2 भिन्न मृदाओं में विकसित होती है जलोढ़। खादर की बात करें तो यह प्रतिवर्ष बाढ़ों द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा होती है। बांगर जो कि पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, इसका जमाव बाढ़ग्रस्त मैदानों से दूर होता है। क्षारीय भूमि को सुधारा जा सकता है तो जिप्सम के प्रयोग से। नेक्स्ट है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 2021 में वनावरण में वृद्धि की दृष्टि से टॉप पर है आंध्र प्रदेश, सेकंड पर है तेलंगाना एंड थर्ड पर है ओडिशा। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ किन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है? तो यह आता है टेम्परेचर में गिरावट के कारण से, वर्षा में बदलाव से, मिट्टी के अनउपजाऊ होने से। इसमें तेज हवा का कोई रोल नहीं होता है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो यहाँ पर मिलता है उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को वर्षा वन भी कहते हैं। ये भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों में कटिबंधों के करीब पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं और यहाँ पर साल भर भारी वर्षा होती है, और इन जंगलों को सदाबहार वन कहा जाता है क्योंकि इनके पत्ते कभी नहीं झड़ते और पक्की लकड़ी वाले पेड़ जैसे कि आबनूस, महोगनी, रबर, ये भी यहीं पाए जाते हैं बड़ी संख्या में।
नेक्स्ट है सुंदर वन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन मिलते हैं? वहाँ पे मिलते हैं तटीय या ज्वारीय वन। भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सबसे ज़्यादा है? तो ये है एमपी में। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? जब ये क्वेश्चन आया था तब एमपी था, लेकिन अभी एमपी में साथ में नागालैंड, इन दोनों का ही विस्तार 75% से कम है, तो इसलिए इसमें बी और डी दोनों होंगे। और यदि हम बात करें मिजोरम की और मेघालय की, तो मेघालय में है 76% वन तथा मिजोरम में है 84.53%। भारत में किस राज्य का सबसे ज़्यादा क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। 2021 के अनुसार सबसे ज़्यादा वनावरण वाला राज्य है एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा। नेक्स्ट है प्रमुख वन है, तो उष्णकटिबंधीय वन कहाँ मिलता है? ये साइलेंट वैली मतलब कि केरल में मिलेगा। शंकु वृक्ष कहाँ मिलेंगे? हिमाचल प्रदेश में। कक्ष वनस्पति सुंदर वन में मिलेगी तथा पतझड़ वन ये राजस्थान में मिलेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो 2021 के अनुसार वनावरण क्षेत्रफल वाले शीर्ष राज्य में आते हैं एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा। कहाँ पर सदाबहारी वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में, जिसे सह्याद्री भी कहते हैं। और उत्तर पूर्वी भारत तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 250 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है ये। और अंडमान निकोबार का 15% भाग इन्हीं से ढका है। किससे? सदाबहारी वनों से। भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र औसत हेक्टेयर में कितना है? तो यह है 0.29। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से किसमें सागौन के वन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एमपी में। दंडकारण्य परियोजना में सम्मिलित राज्य कौन कौन से हैं? तो इसमें आंध्र प्रदेश भी आएगा, ओडिशा भी आएगा, लेकिन इसमें केरल नहीं शामिल है। इसमें छत्तीसगढ़ आएगा, तो इसमें आंध्र प्रदेश, ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ होगा, तो इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो हो जाएगा मिजोरम। यदि बात करें 2021 के अनुसार शीर्ष 5 वनावरण % की बात करें तो इसमें टॉप पर आता है मिजोरम, सेकंड पर अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पर मेघालय, फोर्थ पर मणिपुर एंड फिफ्थ पर है नागालैंड। कक्ष वनस्पति का सुंदर वन निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे कि वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है? तो हो जाएगा कच्छ का रण। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि उपर्युक्त राज्यों के संबंध में राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही क्रम है? तो इसमें हो जाएगा सबसे कम कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद आता है एमपी, एंड देन उड़ीसा आएगा, एंड देन फिर आएगा क्या? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सैंडर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दक्षिण भारत में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है, सही है। यह दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र के लिए अधिक महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है, तो इसका दूसरा गलत है, पहला सही है। रेड सैंडर्स को ही लाल चंदन भी कहते हैं और यह मूलतः दक्षिण भारत के पूर्वी घाट श्रेणियों के दक्षिणी भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष है जो कि कटीले पर्णपाती वन क्षेत्र में पाई जाती है, ना कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। और IUCN के रेड लिस्ट में ये लुप्तप्राय वर्ग में शामिल है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापड़ी वन तथा पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए किनमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन मिलते हैं? तो ये मिलते हैं अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ पे औसत वार्षिक टेम्परेचर होता है 25 से लेकर 27 और वर्षा होती है 250 सेंटीमीटर। और ये वन पाए जाते हैं असम, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन मतलब कि टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? तो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। नेक्स्ट है उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है, बिल्कुल सही है। पर्वतीय प्रवणताओं मतलब कि ग्रेडियंट्स में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है, तो इसके दोनों ही कथन सही हैं। निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं? तो इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी, इन तीनों में पाई जाती हैं। और प्रवाल भित्तियाँ प्रवालों द्वारा विमोचित किए गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती हैं।
क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व का घटता हुआ क्रम बताना है। तो सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है? मन्नार की खाड़ी है, फिर उसके बाद आता है सुंदरबन, देन पंचमढ़ी एंड देन कंचनजंगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है। बिल्कुल सही है, कांगेर घाटी एक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि कांगेर घाटी तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ होकर पूर्व में ओडिशा की सीमा कोलाब नदी तक फैला हुआ है, तो इसके तीनों ही कथन सही है। कांगेर घाटी है कहाँ पे? ये है छत्तीसगढ़ में। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है? तो ये है गुड़गांव में, मतलब कि सुल्तानपुर में ही है। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब होती है? 1973 में। नेक्स्ट है, याया सो लेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कह रहा है कि यह लद्दाख में स्थित है। बिल्कुल सही है। यह जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का प्रथम विरासत स्थल भी है, ये भी सही है। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, इसका तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है कि सतलज नदी के द्वारा सिंचित होता है, तो इसका चौथा गलत है, इसका सही है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड।